यही अपील रहेगी जनता से। हमने सभी पार्टी को देखा है और सब पार्टी के नेताओं को भी हमने देखा है और हम सब ये जानते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी भारत की सबसे पुरानी एक म्यूनिसिपैलिटी में से है। गोरखाओं का जो है दिल दार्जिलिंग में धड़कता है। महाकाल बाबा हो या सिंचल देवी का आशीर्वाद दार्जिलिंग के ऊपर में है और विशेष करके गोरखा समाज की हमारी भाषा की सुरक्षा हो, हमारा साहित्य हो, हमारी कला संस्कृति से लेकर के जो कुछ भी हमारी गोरखाओं की धरोहर है, तमाम भारत या विदेश में रहने वाले गोरखाओं को प्रेरणा दार्जिलिंग देता रहता है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं साथ में दार्जिलिंग इतना जो रेवेन्यू क्रिएट करता है उसके हिसाब से दार्जिलिंग की जो दशा और दुर्दशा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दार्जिलिंग को एक वायरस लगा हुआ है पिछले 12 साल से टीएमसी का और उससे पहले सीपीएम का। तो इस वायरस से दार्जिलिंग को मुक्ति दिलाना दार्जिलिंग की तमाम जनता पॉलिटिकल पार्टी का मुझे लगता है पहला कर्तव्य है। बहुत सारे विषय इस चुनाव के दौरान में आए हैं, गोरखालैंड को लेकर के, पीपीएस को लेकर के, 11 जनजाति को विषय को लेकर के। मैं स्पष्ट एक बात कह देना चाहता हूँ, ये इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। लेकिन जब जब भी दार्जिलिंग तराई डूअर्स का विषय होता हो, चाहे वो चुनाव हो या किसी भी विषय में हो, चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, जब तक दार्जिलिंग में या तराई या डूअर्स में स्थायी राजनीतिक समाधान नहीं होता तब तक, क्योंकि चुनाव ये भारत के संविधान के अंतर्गत हमको लड़ना पड़ता है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनता को न्याय नहीं मिलता, मुझे लगता है ये जो है सब चीजें जिस उत्साह के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हम काम करना चाहते हैं, हमको कभी वो फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि जब जब जो है दार्जिलिंग को टीएमसी से या कलकत्ता से आदेश या अप्रूवल के बाद काम करना पड़ेगा, वो स्थिति दार्जिलिंग के लिए कभी भी उचित नहीं हो सकती। और ये सब विषय अपनी जगह है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही है कि हमारी और गठबंधन की तरफ से हमने कुछ ठोस दार्जिलिंग के लिए करने का सोचा है। एक तो दार्जिलिंग में जो अभी दार्जिलिंग का 16, 18, 19 करोड़ का जो बजट है, ये पर्याप्त नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दार्जिलिंग के डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के पैसे की या किसी स्कीम की कोई कमी नहीं रहेगी। केंद्र सरकार के पास ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट म्यूनिसिपैलिटी भी अप्रोच करके वो सारी योजनाएं लागू कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि दार्जिलिंग साफ सुथरा, स्वच्छ रहे, साफ रहे, क्लीन रहे, प्रगतिशील रहे, ऑनेस्ट यहाँ की बॉडी हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबिलिटी हो और जनता के प्रति वो जवाबदेही हो। इस तरह का जो है म्यूनिसिपैलिटी हमारी सोच में है। और रही बात डेवलपमेंट की, चाहे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आज देखिए पीने की पानी की है, और इतना मतलब 205 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की तरफ से सिंगल चेक आया था अमृत स्कीम के थ्रू यहाँ पे पानी की योजना को लेकर के। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 205 करोड़ रुपया हमारे ही अपने नेता खा गए, यहाँ तक कि पाइप भी चोरी करके खा गए। आज दार्जिलिंग की जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है पीने की पानी की है। हर घर जल हो या अमृत स्कीम हो, उसके अंतर्गत ये हम इंश्योर करेंगे 2023 के अंत तक हर एक परिवार को नल से शुद्ध पीने का पानी उनको मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसी तरह से जो है ट्रैफिक की, मल्टी लेयर्स पार्किंग की, तो हमारे पास स्टेट नहीं भी देगी, रेलवे के पास इतना पर्याप्त हमारे पास जमीन है कि हम जो है पार्किंग की, मल्टी लेयर पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे कर सकते हैं।
वो हम करेंगे, और ट्रैफिक डिकंजेशन करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी से लेकर के दार्जिलिंग आने के लिए अल्टरनेटिव हाईवे अप्रूव हो चुका है, और वो काम भी अभी डीपीआर लेवल पे चल रहा है, बहुत तेजी से उसका काम होगा। तो ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर के हम काम करेंगे। आपको पता ही होगा, रिसेंटली जो भारत सरकार ने बजट पेश किया, उसमें पर्वतमाला जो योजना है विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र के लिए है, और जहाँ भी ये हमारे पुराने जो कन्वेंशनल तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता, आज 31 नंबर वार्ड देखिए, ऐसे बहुत सारे वार्ड है जहाँ आज भी सड़कें नहीं है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो है 3 जगह पे जो है रोप पे यहाँ पे हम केबल कार जो है शुरू करेंगे। वो 2 से 4 किलोमीटर के अंदर का रहेगा। जितना मुझे याद है, एक तो हम लोग जो है ये सिंगला तक, सिंगमाड़ी से लेकर के सिंगला तक एक रोप पे हम लोग उसको बनाएंगे, और एक जो है आपका बतासे से रॉक गार्डन, और तीसरा एक कौन सा था, तीसरा 3 जगह पे ऐसे हम लोग जो है रोपे बनाने का काम भी करेंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग की जनता को लेकर के उनके विकास डेवलपमेंट से लेकर के अन्य जो भी गोरखाओं से जुड़े मुद्दे, उन सब में हम काम करेंगे। ये हमारी संकल्प है, और मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ की जनता ने सबको मौका दिया है, और हम आज ये स्थिति भी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से हमारे बाकी साथियों के पार्टी और नेता एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और किसने कितना घोटाला किया वो खुद ही उजागर कर रहे हैं। हमको उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि दार्जिलिंग की जो स्वाभिमान, दार्जिलिंग की जो गरिमा है, उसको उठाने का काम यहाँ के नेता नहीं, यहाँ के जनता के कंधों के ऊपर में आया है। ये एक अवसर है कि हम सब मिलकर के साफ सुथरे छवि वाले जो नेता हैं, जो दल के लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटी, उनको मौका दे ये म्यूनसिपैलिटी बनाने के लिए। बस यही बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और आपके कुछ सवाल होंगे। राजुजी, नेपालीमा भन्न सक्छु? तपाईँले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो नि अघि कि जातिको इस्यु इम्पोर्टेन्ट होइन, यहाँ जस्तो पिपिएस 11 त्यो ठिकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले। तर जो एमएलएज्यू तपाईँको छेउमा बस्नु भएको छ, उहाँले अस्ति इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो कि जुनै पनि इलेक्सन्स, इभन ट्रक ड्राइभरको इलेक्सन्स पनि हामी जातिको इस्युमा लड्छौँ भनेर। सो यसमा अलिकति तपाईँको क्लियर भएन। देखिए, मैं पहले नेपाली में कोशिश करूंगा, फिर हिंदी में। त्यसमा के भन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन, मैले कहीँ पनि भनेको छैन अन माई स्टेटमेन्ट विच इज अन रिकर्ड। ती मुद्दा आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्। किन भन्दा आज मैले गोर्खाल्यान्ड पिपिएस भने नि तपाईँले यही प्रश्न गर्नुपर्छ, अब म्युनिसिपालिटीमा त्यही मुद्दा हुन्छ भनेर मैले त्यही भएर स्पष्ट भने। त्यही भएर मैले स्पष्ट भने त्यो मुद्दा छँदैछ। किनभने तपाईँले म्युनिसिपालिटी बनाउनु, बडी बनाउनु, कर्पोरेसनलाई जिताउनु, जही गर्नु, तर जबसम्म स्थायी समाधान या गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, यहाँको कुनै पनि व्यवस्था पश्चिम बंगालले चल्न दिँदैन, तो स्पष्ट हो। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, जहां तक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव का विषय है, विशेष करके दार्जिलिंग का विषय है, जब तक स्थायी राजनीतिक समाधान या अलग राज्य की मांग पूरी नहीं होती, किसी भी तरह का चुनाव या किसी भी तरह की बॉडी, चाहे वो जीटी हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, वो बेईमानी होगी। ये मेरा स्पष्ट कहना है। आप लोग का पार्टी उठा हुआ है आपका सिंबल में, लेकिन आपका सिंबल में उठने के बावजूद भी आप लोग को बोल रहे हैं कि वो मेरा पार्टी का नहीं है, लेकिन सिंबल तो आप ही का है ना। देखिए, सिंबल भी हमारा है, वो व्यक्ति भी हमारा है, जीएनएलएफ भी हमारे, सब पार्टी हमारी है। देखिए, एक बात तो ये है, ये दार्जिलिंग की मैं बोला ना खूबसूरती है, सब हमारे अपने ही तो लोग हैं। हम आखिर लड़ किससे रहे हैं? हमको लड़ना बंगाल से चाहिए। हम एक दूसरे के सर जो है मतलब फोड़ने में लगे हुए हैं। ये कोई समाधान नहीं हो सकता। हाँ, हमारी विचारधारा, हमारा तरीका, हमारा स्टाइल या घोटाले मतलब करने में हम आगे पीछे रहते हैं, वो हमारी पास्ट में जो कुछ भी किया है वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर हम अपना घर ठीक करना चाहते हैं
चुनाव आएंगे, अलग अलग पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन अगर हम एक होकर के जो है, और अगर दार्जिलिंग को बचाना चाहते हैं तो टीएमसी से हम अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तभी दार्जिलिंग बचेगा, ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। रही बात 17 नंबर वार्ड, ये डेमोक्रेसी की खासियत है। कुछ कंफ्यूजन जरूर हुआ है, लेकिन मतदान के दिन मतदाताओं के लिए इतनी बड़ी फ्लेक्सिबल मुझे नहीं लगता किसी और ने दी होगी। आपको पसंद जीएनएलएफ है, आप जीएनएलएफ में वोट दो नाव में, आपको पसंद बीजेपी, आप बीजेपी में वोट दो। मैं चाहता हूं इन दोनों में से जो आपको पसंद है उन्हीं को आप वोट। दैट मींस 17 नंबर वार्ड फ्री जोन, आप लोग फ्री जोन रखे हुए। देखिए, ये फ्री जोन कॉन्सेप्ट तो बॉर्डर में होता है, ये तो दार्जिलिंग का म्यूनिसिपैलिटी चुनाव चल रहा है। अलायंस दोनों मेरे लिए दोनों अपने हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो दोनों जीत सकते हैं तो दोनों जीते। मेरी दोनों को शुभकामनाएं हैं। दोनों को लगता है कि मैं जीतूंगा, जो भी जीतेगा वो हमारा ही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जीएनएम। मुझे लगता नहीं ये बहुत बड़ा विवाद का विषय है। इसको हम चाहते तो बैठ के इसको सुलझा भी सकते थे। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बोला दोनों की बहुत इच्छा हो रही चुनाव लड़ने की, दोनों लड़े, तो बहुत बड़ा विषय मेरे लिए नहीं। मिस्टरजी, यो कुरा सोद्धाखेरि तपाईँले जस्तै हेर्नुहोस् न, 2009 देखि बीजेपी जीएनएलएफ आई मिन यहाँको पार्टीसँग एलायन्समा आएको बसेको है, 20 वर्ष आई मिन अलमोस्ट 10-12 वर्ष भयो। यसपालि तर बीजेपीले आफ्नो क्यान्डिडेट दिइरहेको छ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा, वेराज यहाँ कुरा हुन्छ रिजनलिजमको, क्षेत्रीयतावादीको क्या। सो यसपालि तपाईँले म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा क्यान्डिडेट दिँदाखेरि यो रिजनलिजमलाई अलिकति डाइल्युट भएको जस्तो लाग्दैन कि? वाट इज जस्तो त्यस्तो म भन्दिनँ, किनभने दाजु हेर्नुहोस्, यहाँ म्युनिसिपालिटीमा 8 जना बीजेपीको क्यान्डिडेट छन्। त पहिला कहिले दिँदैन थियो क्या? 8 जना छन्, तर ती 8 जना दिल्लीका त होइन नि, यहीँका हुन् पहाडकै। त्यही रिजनल एस्पिरेसन बोकेका मानिस नै हुन् तिनीहरू पनि। आज बीजेपीले सबै अरू पार्टी भन्दा बेसी रिजनल एस्पिरेसन बोक्ने पार्टी आज बीजेपी बनेको छ। हामीहरूको विशेष गरेर बीजेपीको काम यो चुनावमा फेभिकोल जस्तो छ, सबै गठबन्धनलाई साथ राख्ने है। किन भन्दा मेरा लागि, मैले अस्ति पनि भने, म्युनिसिपालिटी चुनाव भन्दा गोर्खा एकता इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने भोलि सबैलाई लिएर यही अनुहार लिएर मैले गएर टक्समा फेरि बस्नुपर्छ। त्यतिखेर हामीहरू खण्डित भयौं भने, अलग अलग भयौं भने सायद एक्लै मलाई पनि गाह्रो होला, साह्रो होला। त्यही भएर म्युनिसिपालिटी चुनाव भन्दा पनि मेरा लागि ज्यादा इम्पोर्टेन्ट यो हो कि हामीहरूको गोर्खा एकता र यो जुन गठबन्धन, जुन एलायन्स छ, यो कायम राख्नु। त्यही नै बीजेपीले यो चुनावमा गरिरहेको विशेष के थियो भने तपाईँ जुन चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता हुनु अगाडि तपाईँ घरिघरि दार्जिलिङ आउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि त्रिपक्षीय वार्ता बस्ने भन्ने कुरो तपाईँहरूबाट प्रचार प्रसारमा आएपछि होइन, त्यो तपाईँ आउनु नै छोड्नुभयो, त्यो सक्सेस पनि भएको छैन अहिलेसम्म। र अहिले नगरपालिका चुनावको ठिकै अगाडि तपाईँ यहाँ पहाडको जनतालाई भोट थपाउनुको निम्ति आइराख्नु भएको छ होइन। अब यो तपाईँहरूलाई पहाडको जनताले के को आधारमा भोट दिनुपर्ने होइन, किनभने तपाईँले अहिले आएर भन्नुहुँदैछ यो बनाइदिन्छु अथवा त्यो बनाइदिन्छु, त्यस्तो प्रमिस त तपाईँले अघि पनि गर्नुभएको, खासै त्यो त्यसको उपलब्धि त पहाडको जनताले पाएको जस्तो महसुस गरेको छैन अनि उहाँहरूले पनि बताएको छैन। अब तपाईँले भन्नु पर्यो अब त्यो तपाईँ के को आधारमा जित्नु पर्ने? आफै जवाब दिने कि क्वेशन सोध्नु न सीधा? क्वेशन नै के को आधारमा जित्दिनु पर्ने? सुनिए, एउटा त डेमोक्रेसीमा कोही पनि आएर चुनाव लड्न त पाइन्छ, बीजेपीले पनि पायो नि, पायो। अनि संकल्प पत्रमा मेनिफेस्टो लन्च गर्न पनि पाइयो नि, म यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु भन्न पनि पाइयो नि। त्यो बीजेपीले चाहिँ गर्नु हुँदैन, एलायन्स पार्टीले त्यस्तो काहीँ छ लेखेको छैन, त्यो पाए नि बीजेपीले लड्न। यो तपाईँको सोच हो नि त, कसले ढाँटो? आज जुन दार्जिलिङ बेचेर खाए, यो तपाईँको सोच हो, तपाईँको सोच हो। जबरजस्ती आफ्नो प्रश्नलाई जनताको नभन्नु, स्पष्ट भन्नु, मेरो प्रश्न भन्नुहोस् न, त्यसमा के छ म जवाब दिन्छु। सुन्नुहोस् न, अब हेर्नुहोस्, हुँदै नभएको अहिलेसम्म टोक्स कहिल्यै पनि अफिसियल यो प्रकारको टोक्स भएको छैन। तपाईँलाई पनि त्यो अफिसियल पिआइबीमा पनि छ, टोक्स स्टार्ट भयो, 11 जनजातिको प्रक्रिया पनि चलिरहेछ, मिनिमम वेजलाई लिएर बिल पनि पारित भयो, अल्टरनेटिभ हाइवे पनि बनिँदैछ। तपाईँ मलाई भन्नु, मतलब योभन्दा पहिले पनि धेरै सांसदहरू भए, धेरै पार्टीहरू आए, 2.5 साल मतलब 3 साल करिब भयो। 3 सालमा 2 साल त कोरोनाले खायो, र पनि 1 सालमा जति काम हुँदैछ यो भन्दा पहिले सायद यति काम भएको थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो अहंकार पनि हुन सक्छ है, सरी, तर इमानदारीले
जसरी हुन्छ, ढोगेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि मागेर हुन्छ कि म प्रयासरत छु। भएका दिनमा तपाईँलाई अझै मजाले जवाब दिन्छु। राजुज्यू, डेभी रेस्टुरेन्ट अनि यस्टरडे मेबी सेन्ट्रल होम मिनिस्टर अमित शाहजीले गोर्खाको इस्यु लिएर मणिपुरमा केही भनेको छ, त्यो क्लियरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो पहाड़ की जनता, भैया तो बता रहे हैं आप आज क्यों आ गए हैं, वैसे पहाड़ की जनता बहुत दिनों से ये कह रही थी कि आप कब आओगे। मैं 2-3 दिन लेट हुआ और इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि 23 तारीख को मणिपुर में गृह मंत्री जी स्वयं मेरा जो गृह जिला है जहाँ मेरा घर है वहाँ पे उनका कार्यक्रम था। और मेरे लिए जैसा मैंने बताया, म्यूनिसिपैलिटी चुनाव से इम्पोर्टेंट ये था कि मैं स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए जो वार्ता चल रही है वो अगली तारीख तय करूं। मेरी बहुत विस्तार रूप से उनसे चर्चा हो गई। इस बार अच्छी बात ये थी कि हेमंत दा भी उनके साथ थे और डिटेल में बात हुई। 10 तारीख चुनाव के काउंटिंग हो जाएंगे मार्च को, उसके तुरंत बाद जो है वार्ता होगी और इसके लिए जो है इनविटेशन या बुलावा पत्र कभी भी एमएचए की तरफ से आ सकता है। और जो है मेन कारण ये था जिसकी वजह से 2-3 दिन में और देरी से आया। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, देखिए वादे बहुत हुए हैं अब तक, चुनाव भी बहुत सारे लड़े गए हैं, आज भी सारे लोग मैदान में हैं, लेकिन दार्जिलिंग को न्याय नहीं मिला, ये भी सत्य है। और जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक दार्जिलिंग को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी पश्चिम बंगाल सरकार ये नहीं चाहेगी कि दार्जिलिंग के लोग अपने पैर पे खड़े हों, क्योंकि उनको पता है कि ये पैर पे खड़े होंगे फिर ये अपनी डिमांड रेज करेंगे। उनके लिए ये बहुत सरल है कि दार्जिलिंग की जनता को कमजोर करो, दार्जिलिंग से जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं आप कलेक्ट करो, बदले में कुछ मत दो, ये स्पष्ट है। अगर आज देखिए हमारे बड़े बड़े नेता टीएमसी के आते हैं, पहाड़ में डेवलपमेंट की बात करते हैं, पट्टा की बात करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है ना, 2 महीने पहले मुख्यमंत्री आके स्वयं ये बोलती है कि अगर मैं पर्चा पट्टा दूंगी तो मैं व्यापार कहां से करूंगी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरे उनके नेता आकर के कहते हैं हम पर्चा पट्टा देंगे, तो ये दोनों बात तो सही नहीं हो सकती। सो इसीलिए ये सब चुनाव आएंगी जाएंगी, मेरे लिए आज भी ज्यादा रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी वार्ता जल्द से जल्द हो और उसमें से जो निकलेगा वो दार्जिलिंग का भविष्य राजु विष्टले भनेको नि त। यस्तो हो कि दाजु, हेर्नुहोस् हरेक प्रोसेसमा जुन पनि काम पार्लियामेन्टका थ्रु हुन्छ त्यसमा टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् कुखुराको पोथी पनि ओथारा बस्दाखेरि 21-22 दिन बस्नै पर्छ, यो एउटा लङ प्रोसेस हो। तर फास्ट टक भयो, टकका बादमा ब्याकग्राउन्डमा आज धेरै गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, धेरै मान्छे दार्जिलिङमा पनि घुमेर गए, यो हामीहरू सबैलाई पनि थाहा छ। सायद म चाहन्छु, यो मलाई विश्वास पनि छ, यो सेकेन्ड राउन्ड अफ टकमा केही न केही एउटा कन्क्रिट समाधान निस्किन्छ होला भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। तर ट्राइबल स्टेटसको जुन ट्राइबल स्टेटको इस्यु त 2014 मा उठाएको नि प्रमिस गरेको नि है, त्यो अलमोस्ट 10 वर्ष हुन आँट्यो नि, अलिकति लामो नै ज्यादा बेसी लामो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। आई फुल्ली एग्री दाजु। हेर्नुहोस् टाइम लाग्यो, यत्रो टाइम सायद नलाउनु पर्थ्यो, तर जे भयो अब किन भएन के कारण थियो म त्यतातिर जान्न, यो विषयमा अहिले मैले बेसी बोल्न पनि ठिक हुँदैन। तर एउटा चाहिँ अन रेकर्ड म भन्न चाहन्छु, फास्ट वार्तामा गृह मन्त्रीजीले स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ, बहुत तेज गति के साथ ये प्रक्रिया शुरू करेंगे और जल्द से जल्द आपको इसकी खुशखबरी देंगे। तो प्रक्रिया चली रहा है। आई एम होपफुल कि चाँडै यसको केही न केही घोषणा होस्। तपाईले त स्ट्र्याटेजी चेन्ज गर्नु भएको छ, पहिला तपाईले डिमान्ड गर्नु हुँदै थियो, अहिले रीइन्क्लुजन भन्नु हुँदैछ। आई थिंक रीइन्क्लुजन इज अ बेटर वर्ड। इज दैट अ चेन्ज अफ स्ट्र्याटेजी? तपाईले चेन्ज गर्नु भएको छ, डिमान्ड होस् कि रीइन्क्लुजन होस्, मेरा लागि ज्यादा इम्पोर्टेन्ट यो हो कि त्यसको घोषणा होस्। तपाईले अघि भन्नुभयो नि यो इलेक्सन चाहिँ तपाईको युनाइटेड फेस देखाउनुको लागि हो, अल गोर्खाजहरुको युनाइटेड फेस देखाउनुको लागि हो भनेर है, एन्ड आई थिंक इज अ गुड मेसेज अल्सो।
तर जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा आउनु है जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हुन गएको छ यसमा तपाईँको अलायन्स पार्टनर्सहरू अरू पनि छ नि जस्तै सुमेटी सिपिआरएम एबिजिएलहरू पनि छ उहाँहरूको एकजना पनि नेताहरू तपाईँको कुनै पनि क्यान्डिडेट जिएनएलएफ होस् या बिजेपीको लागि होस् आएर क्याम्पेन गरेको छैन या पक्षमा पनि बोलेको छैन मिडियामा सो हाउ इज द युनाइटेड फेस कमिङ या युनाइटेड फेस देखिएको छैन नि हेर्नुहोस् हामीहरू त गठबन्धन एलायन्स दल नै भन्दैछौँ हजुर उहाँहरूका सम्पर्कमा म छु पनि सबैसँग मेरो बातचित पनि भयो उहाँहरूले मतलब पार्टीमा सरसल्लाह गरेर यही निर्णय लिनुभयो भाइ हामी क्यान्डिडेट नदिने क्यान्डिडेट तपाईँहरू दिनु हामीहरू सबै साथ छौँ त्यति मात्रै इट्स भेरी सिम्पल क्याम्पेन क्याम्पेन चाहिँ किन आएको छैन भन्ने कुरा मेन क्याम्पेन जहाँसम्म मलाई थाहा छ एकाध जग्गा आए पनि होला आज पनि आउनु हुँदैछ है अनि हामीहरू पनि त्यति फोर्स नगरेको किनभने उहाँहरूले आफ्नो क्यान्डिडेट पनि दिएको छैन तर हामीहरूले बारम्बार जति पनि हामीहरूको ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ इन्भिटेसन उहाँहरूलाई पठाइरहेको छौँ सो मतलब मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा विषय है मेरे लिए अच्छी बात ये है देखिए मैं अलायंस पार्टी की बात करता हूँ मन घिसिंग जैसा सीधा सिंपल और व्यक्ति जो है नहीं मिल सकता आरबी राय सर जैसे इतने मैच्योर्ड और अपने डिमांड को पुरजोर तरीके से गृह मंत्री के सामने में भी हंसते मुस्कुराते हुए रखने वाले व्यक्ति हमको नहीं मिल सकते चाहे वो हमारे दावा पाकिम जी हो चाहे हमारे प्रताप जी हो चाहे सुमिति हो मुझे लगता है और बीजेपी मैं बीजेपी को नहीं भूल सकता मुझे लगता है ये आपस में इतना अच्छा सद्भाव प्रेम भाव है कभी लड़ाई झगड़ा मैंने नहीं देखा मुझे लगता है ये हमारी विशेषता है हाँ ये जरूर है कि बड़े धुआंधार भाषण देने वाले शायद नहीं होंगे वो लोग नहीं होंगे जो है टेबल ठोक ठोक के छाती ठोक करके बोलते होंगे लेकिन दिल्ली में जाकर के वो सब आवश्यकता भी मैं नहीं समझता और जो लोग हैं अच्छे हैं ईमानदार है इतना मैं जानता हूं और हम लोग बेईमानी नहीं करेंगे और मेरा ये क्लियर स्टैंड है अगर दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं 2024 से पहले न्याय नहीं मिलेगा राजू बिष्ट राजनीति से त्याग पत्र देगा और भविष्य में किसी प्रकार का चुनाव मैं नहीं ठुलो स्टेटमेंट इतना प्रचार करके भी लड़े थे लेकिन वहां पर सक्सेस नहीं हुई सिलीगुड़ी में तो लेकिन दार्जिलिंग में क्या आप आज एक दिन आके सक्सेस हो सकते हैं देखिए मैं वही बोला दार्जिलिंग की तमाम जनता हमारी तो है हमारी जनता जब हम ही है मैदान में तो हम हार तो हो नहीं सकती जीती जीते रही बात सिलीगुड़ी 0 थे लेकिन इतना दम लगाया कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और तब मेरे पास जो है मणिपुर और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नहीं था मेरे पास समय था और मैं अपने चुनाव में जितनी मेहनत नहीं की थी उससे ज्यादा मैंने सिलीगुड़ी में की और कम सीटें आई है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं 5 आई है मैं अपनी पार्टी को देता हूं लेकिन एक सच्चाई ये है 2 सीट बीजेपी की थी और पुलिस प्रशासन सरकार उनके साथ खड़ी थी उसके बावजूद भी 2 से बढ़ के 5 हुए 25% वोट जो है बीजेपी को मिला है मैं समझता हूं और मैं ये पूरा चैलेंज के साथ बोलता हूं कि ये 5 वार्ड के अंदर में जो काम होगा जितने भी टीएमसी के वार्ड के काउंसलर है उससे ज्यादा काम होगा और ये मैं करके दिखाऊंगा ये भी मेरी जनता से अपील है इतना ही नहीं सिलीगुड़ी हो दार्जिलिंग हो या पश्चिम बंगाल का कोई भी कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी या सरकार आज 6 लाख करोड़ के कर्ज पे बैठा हुआ है आप दीदी के हर दिन के स्टेटमेंट देखिए कुछ करने की स्थिति में नहीं है बैंक करप्ट होने वाली सिचुएशन आज पश्चिम बंगाल सरकार की है हम सबका भविष्य बहुत अंधकार में है इसीलिए मतलब जिस परिपाटी में जिस तरीके से स्टाइल से जो है पश्चिम बंगाल सरकार चल रही है ये दुर्भाग्य है जल्दी इनको अपना रास्ता तरीका बदलना होगा बहुत भारी इन्वेस्टमेंट जो है लाने की आवश्यकता है भारी परिवर्तन जो है क्योंकि 5 साल सरकार है ये मेरी भी सरकार है और अपने तौर तरीके को बदल करके जो है बंगाल को सुरक्षित रखना और बंगाल को प्रगतिशील रखना ये टीएमसी सरकार का काम एकदमै ठुलो स्टेटमेन्ट गर्नुभयो जुन चाहिँ तपाईँ राजनीति छोड्छु भनेर हो सकता है ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है आपके पास 21 मार्च से 8 अप्रैल तक इनसाइड में
ट्राइपार्टाइट टॉक की सेकंड फेज हो सकता है? ये ऐसा दादा कुछ भी ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे इनके पास स्पेसिफिक जवाब हो। सुन्नुहोस्, तपाईँ यति ठुलो स्टेटमेन्ट गर्नुभयो कि 2024 केही दिएन भने तपाईँले राजनीति छोड्छु भन्नुभयो है। सो लाइक इट्स यति साह्रो ठुलो स्टेटमेन्ट कि एन्ड यु आर द नेसनल स्पोक्स पर्सन बाइ द वे है बीजेपी को। मैं अभी दार्जिलिंग का सिर्फ सांसद हूँ। मेरा राजनीति में आना कोई उद्देश्य नहीं था। मैं आज भी राजनेता नहीं हूँ और मुझे मौका मिला 5 साल दार्जिलिंग की जनता का सेवा करने का। 2.25 साल करीब होने को है। आज तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। मैं बच्चों को लेकर कभी घूमने नहीं गया हूँ। मैं ये विषय आया मैं इसलिए रख रहा हूँ, फिर ये बहुत पर्सनल चीजें हैं और मैं दिन रात मेरे मन में यही रहती है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है, कल मैं राजनीति से दूर रहूं तो लोग मुझे गाली ना दे, लोग ये ना कहे कि बहुत घटिया किस्म का सांसद था। मुझे इस बात का बहुत डर रहता है। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि जनता ने जो आशीर्वाद जो प्यार मुझे दिया है, दिन रात एक करके भी मैं उसके लिए करूं। और मेरी पार्टी से, मेरे शीर्ष नेताओं से बार बार दार्जिलिंग का विषय को लेकर के चर्चा हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई समाधान करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। दम भी है और किया भी है और कोई कर नहीं सकता, ये मैं लिख करके दे सकता हूं। अगर इस 5 साल के दौरान भी, क्योंकि मैं इतनी बार जनता को बोला हूं, अगर ये काम नहीं होते तो मेरा सांसद बन के इस कुर्सी में बने रहना ये मेरे से होगा भी नहीं। और मुझे लगता है ये मेरे व्यक्तिगत उसके लिए भी उचित नहीं है और फिर मैं ऐसा मानूंगा कि मेरे से ये काम नहीं हुआ और मैं ज्यादा पसंद करूंगा कि मैं दूसरों को जो है कुर्सी दे दूं। और तपाईँको इन्टेन्सनमाथि जवाब मागा था, वो जवाब नहीं दिया आपने। तपाईँको इन्टेन्सनमाथि मैले सोधेको होइन कि तपाईँको हेर्नुहोस् है, तपाईँको इन्टेन्सनमाथि मैले सोधेको होइन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि आज तपाईँले एकदम ठुलो स्टेटमेन्ट गर्नुभयो है। बट 2019 को लोकसभा इलेक्सनको याद गऱ्यो भने तपाईँले लास्ट डेमा एउटा जनसभा गर्नुभएको थियो चौरास्तामा। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड फर द फर्स्ट टाइम युज गर्नुभएको थियो कि मेरो डिमान्ड पनि गोर्खाल्यान्ड हो। द्याट वाज अल्सो द लास्ट डे। आज पनि चुनावको लास्ट डे अफ द म्युनिसिपालिटी डे हो है। सो यो मिन्स तपाईँको लागि मैले तपाईँको इन्टेन्सनलाई मैले क्वेसन गरेको होइन, बट विल द पार्टी ब्याक यु, तपाईँले जतिको ब्याक गर्नु खोज्नु भन्दा चाहिँ विल द पार्टी ब्याक यु। हेर्नुहोस्, आज पनि ब्याक गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै मणिपुरमा आएर गृहमन्त्रीले बिजेपी भनेको गोर्खाको पार्टी हो भन्नु। अनि कुनै पनि नेसनल पार्टीको संकल्प पत्रमा हामीहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान लेखेको छ, न कांग्रेसले न कुनै XYZ पार्टी। अनि आजसम्म पनि जति पनि टक्स भए या पार्लियामेन्टदेखि जति पनि रिप्लाईहरू आउँदै थिए त्यसले पनि त्यही प्रमाणित गर्छ। मलाई पुरा विश्वास छ मेरो पार्टीमाथि। व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ, व्यक्तिगत तौरमा पनि कुरा हुन्छ। तर एउटा मतलब हामीहरू सबैलाई थाहा छ बंगालको स्थिति कस्तो छ, आज देशको स्थितिको धेरै कुराहरू। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा सबै कुरा बोलेर मात्रै पनि हुँदैन, धेरै कुरा नबोली पनि गर्नुपर्छ। एन्ड आई एम श्योर कि बिजेपीले न्याय अवश्य गर्छ, चाँडै नै गर्छ। तपाईँले जुन 19 को कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस् आज पनि मन्दिरका छेउमा गएर तपाईँले बोल्न लाउनु, म त्यही बोल्छु, ढाँट्दिनँ। तर म एउटा कुरो पनि स्पष्ट बताउन चाहन्छु, मेरो चुनावको दिनमा थिएन त, मेरो चुनाव त भइसकेको थियो, भोट पनि हालिसकेको एमएलए को चुनाव सरी तो एमएलए को बाई इलेक्सन चुनाव। अनि हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने मन्दिरमा गएर अब त प्राङ्गणमा गएर ढाँट्नु त भएन, मेरा मनमा त जे छ त्यो त निस्किन्छ। भनेपछि जुन चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान भन्नुहुँदैछ नि तपाईँको कार्यकालभित्र चाहिँ हुन्छ भनेपछि मलाई पुरा विश्वास छ। प्रक्रिया भनेपछि यस्तो हो, तपाईँको कार्यकालभित्र भएर अहिले दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव चलिरहेको छ, यो जित्नुलाई त्यो मुद्दाहरू लगाउनु। हेर्नुहोस्, म त्यति सस्तो राजनीति गर्दिनँ। हजुर, म त्यति सस्तो राजनीति गर्दिनँ अनि त्यति सस्तो राजनीति गर्न पनि आएको होइन। जनताले मेन्डेट दिएको नै स्थायी राजनीतिक समाधान गर्नु पर्यो नि त तपाईँले। तपाईँ मेरो कार्यकालभित्र चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाको अब मेरो सुन्नुहुन्छ कि क्वेसन मात्रै क्वेसनमाथि क्वेसन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जनताले मेन्डेट दिएको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि हो एलायन्स पार्टीलाई। एलायन्स पार्टी बिजेपी सबै गठबन्धन मिलेर स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि काम गर्दैछ। यो सार्वजनिक सोशल मिडिया, नेशनल मिडिया अन रेकर्डमा पनि छ। हो,
दोस्रो चरणको वार्तामा ढिलो भयो, त्यसका धेरै कारणहरू पनि छन्, तर चाँडै वार्ता हुन्छ। मेरा लागि सबभन्दा ठुलो काम स्थायी राजनीतिक समाधान दार्जिलिङ। राजु मलाई सानो क्लेरिफिकेसन ट्राइपार्टाइट मिटिङको टेन्टेटिभ डेट के छ? राजु तपाईँ सानो क्लेरिफिकेसन कि मलाई चाहिएको, जुन स्टेट सेन्टरले विदाउट रुटिङ द फन्ड्स फ्रम द सेन्टर स्टेट आजकल दिनु सक्छ? बिकज एकजना अलायन्स पार्टनरले 13 फाइनेन्स कमिसनको कुरा गर्दै थियो अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा। सो इज इट पोसिबल कि कुनै फन्ड डिरेक्टली विदाउट द स्टेटको रुट गरेर ल्याउन सक्ने? दोनों सवाल, ये आखिरी सवाल होगा। स्पेसिफिक डेट जो आपने पूछा 10 मार्च के बाद होगा। मैं स्पेसिफिक डेट अभी ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकता, क्योंकि वो चिट्ठी आएगी तो उससे हो जाएगा। दूसरा, विवेक जी ने जो सवाल पूछा बहुत ही वाजिब सवाल है कि क्या केंद्र सरकार डायरेक्ट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट दे सकती है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही जिम्मेदार वाला प्रश्न उन्होंने पूछा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 2014 के बाद भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से गांव, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन को मजबूती देने का काम भारत सरकार ने किया है। और बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो डायरेक्ट जो है म्यूनिसिपैलिटी को दिया जाता है। हमारे 2, 4, 5 बड़े काम है वो स्टेट की तरफ से हो भी नहीं सकते। और मुझे पूरा उम्मीद है, चाहे वो रोपवे हो, चाहे हाईवे का विषय हो, चाहे पानी का विषय हो, जो प्रमुख हमारे विषय हैं, कुछ रेलवे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मुझे लगता है 4-5 काम भी अगर मैं अपनी जनता के लिए 5 साल में कर सकता हूँ, मैं मानूंगा कि मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। सो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय नहीं रहेगा। हाँ, विवेक जी ने जो पूछा, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं वो उस स्टेट के थ्रू ही रूट होकर के आते हैं, क्योंकि अपने आप में जो है मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर में होता है, जैसे सैनिक स्कूल बनना था, इन्होंने MOU साइन नहीं किया तो अटका हुआ है। कालिम्पोंग को मेडिकल कॉलेज मिलना था, उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया तो वो अटका हुआ है। माटीगाड़ा में कोई SC बच्चों के लिए हॉस्टल बनना था, वो अटका हुआ है। ऐसा भी होता है, बट बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डायरेक्ट किया जा सकता है। हम प्रोजेक्ट बना करके भेजेंगे और भारत सरकार से स्वीकृति लेंगे। मेडिकल कलेज इन कालिम्पोङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अलिकति भनिदिनुहोस् के चाहिँ प्रब्लम लाग्छ? देखिए, आज क्या है, भारत के हर एक जिले के अंदर में एक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। जलपाईगुड़ी भी सैंक्शन हुआ है और फ्रॉम द जो है- सेंटर से हाँ, सेंटर केंद्र की तरफ से। और जो है कालिम्पोंग को भी, क्योंकि अलग जिला बना है, तो कालिम्पोंग को भी वो अप्रूवल मिली है, लेकिन स्टेट की तरफ से उनको अभी अनुमति नहीं मिली है। जैसे स्टेट की तरफ से आएगी वो मेडिकल कॉलेज में। एकलव्य स्कूल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।